बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गनी बादशाह खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्यूरिस्ट आई। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे न्यू कमर लॉयर्स के बारे में कि वो किस तरीके से ड्राफ्टिंग जल्द अज जल्द सीख सकते हैं और उसमें उसके बाद उनकी आमदनी जो है वो कैसे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जितने भी न्यू कमर्स लॉयर हैं हमसे अक्सर पूछते हैं कि किस तरीके से जल्द अज जल्द केस जो है वो दायर करना और जो ड्राफ्टिंग है वो किस तरीके से सीखी जाए, क्योंकि जो लॉ के अंदर LLB के अंदर रेगुलर क्लासेस में और कोर्स के अंदर जो हमें पढ़ाया जाता है वो एक फॉर्मेट होता है, सैंपल होता है कि किस तरीके से हमने ये ड्राफ्ट करना है। लेकिन LLB के बाद उसमें इंटर्नशिप में जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1973 के अंदर जो 6 माह का एक टेन्योर दिया गया है कि उसमें आपने इंटर्नशिप अपनी क्लियर करनी है और उसके बाद हम एक सीनियर के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं और वहां से सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज जानने की जरूरत है, मिसाल के तौर पर कि जैसे हमने लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर पढ़ा कि अदालत से एक चीज जो स्टार्ट होगी और उसको एंड तक हम किस तरह लेकर जाएंगे। तो एक तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है कि जनाब हम एक जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो उसको हम अदालत से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसकी जो प्लेंटिफ होता है जो एक केस फाइल करता है या किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो उसको कैसे आगे लेके चलना है। तो उसके बाद जो प्लेंटिफ है चाहे वो एक है या एक से ज्यादा है, क्योंकि जो सीनियर लॉयर्स तो ये चीज प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, लेकिन जो जूनियर न्यू कमर लॉयर होते हैं उनको ये चीज मुश्किल आती है कि पार्टी हमने किसको बनाना है और कितने लोग जो है वो उसमें प्लेंटिफ हो सकते हैं। तो इसमें यही चीजें जो मेन सबसे पहले जो सीखने की होती हैं वो यही चीजें होती हैं कि हमने अदालत के बाद उसमें कितनी पार्टी को है, कितने पर्सन्स को हम उसमें फ्री बना सकते हैं और उसके बाद जो वर्सेस होता है, वर्सेस के बाद कितने लोगों को और क्यों हम उनको फ्री बनाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी मेरे न्यू कमर जो लॉयर्स हैं, दोस्त हैं, उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो बाअदालत का वर्ड है कि बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब जो भी इलाका है, लाहौर है, फैसलाबाद है, तो ये क्यों हम इसमें लिख रहे हैं। तो इसका जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ के अंदर उसका अपना एक प्रोसीजर दिया गया है कि बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब को हम एड्रेस करते हैं और उसके बाद हम ये आगे जो है ये अपनी प्लेट कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरह क्रिमिनल साइड के अंदर हम क्योंकि वहाँ पे जैसे कि हमारे जो जितने दोस्त हैं न्यू कमर्स वो जानते हैं कि एक इलाके के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होता है और वही सेशन जज भी होता है। जैसे हम अदालत जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखते हैं, उसी तरह सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस है कि सिविल के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट जज लिखेंगे और क्रिमिनल के अंदर आप सेशन जज को एड्रेस करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आगे चल के कि जब हमें ये पता चल गया कि हमने एक तो क्रिमिनल और सिविल साइड पे जज को एड्रेस कैसे करना है और किस टाइप के, मिसाल के तौर पे अगर आपने पिटीशन फाइल करनी है, किसी की दरख्वास्त जमानत देनी है, तो दरख्वास्त जमानत के अंदर पहले जो प्री अरेस्ट होगी वो सेशन जज के पास होगी और जो पोस्ट अरेस्ट बेल होगी वो मैजिस्ट्रेट के पास होगी। तो उसमें जो उसका जो शेड्यूल 2 है क्रिमिनल उसका क्रिमिनल लॉ का CRPC का, तो शेड्यूल 2 के अंदर कुछ केसेस होते हैं जिनमें वो सेशन ट्रायल होता है और कुछ में मैजिस्ट्रेटियल ट्रायल होता है। तो इसी तरह इसमें एक जो सिविल जज के पास एक केस चलता है और उसके बाद उसकी जो अपील होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन है ये हमें पता होनी चाहिए, न्यू कमर्स को खास तौर पे पता होनी चाहिए कि ये चीज हमें कैसे सीखनी है और इसको कौन सा लॉ डील कर रहा है।
जिस तरह एक हुकूमत बनती है, तो हुकूमत कैसे वजूद में, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इस तरीके से वजीर आजम जो है वो सिलेक्ट होंगे, इस तरीके से उसकी कैबिनेट जो है वो सिलेक्ट होगी, ऐसे गवर्नर सिलेक्ट होगा। इसको पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टिकल डील कर रहे हैं। तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से सिविल लॉ में उसके अपने जजेस हैं जिनके पास पावर जो है वो कन्फर्ड की जाती है। उसी तरह क्रिमिनल जो साइड है उसके लिए जजेस जो है वो, जैसा कि आप इसको सेक्शन 28 से उसकी पूरी जो स्कीम है वो समझाई गई है। तो उसके लिए फिर जो नेक्स्ट जो चीज आती है, मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज के लिए स्टे लेना है, किसी को किसी काम से रोकना है, तो वो किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है और उसकी आगे उसकी पूरी जो उसका तहरीर है वो किस तरीके से ड्राफ्ट करनी है। इसकी मैं एक मिसाल, मेरे सामने एक प्लेंट है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि जूनियर जो जितने भी हमारे लॉयर्स दोस्त हमारे फील्ड में आते हैं तो उनको सबसे पहले बेसिक चीजें बतानी चाहिए और उनको सीखने भी बेसिक चीजें चाहिए। क्योंकि एक जिस तरह अर्ज़े नवीस होते हैं तो वो रजिस्टर्ड कुछ डीड राइटर होते हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो लॉयर के पास लॉयर जो है वो डीड राइटर भी होता है, वो राइट कर सकता है। तो इसके लिए उसके उसके सबसे पहले तो उसके लिए ड्राफ्टिंग जरूरी होती है। तो इसमें दावा हुक्म इब्तदाई दवामी व तकीदी, तो इसमें ये जो दावा है ये हमने हुक्म इब्तदाई इसमें हासिल करना है कि हमने उसको हमारी आम जबान में कहा जाता है कि स्टे लेना है, उसको इंजेक्शन भी कहते हैं। तो बेसिक जो वर्ड है वो इंजेक्शन है, उसके फिर आगे पार्ट्स है। तो बेसिक मैं आपको ये समझा रहा था कि बेसिक जो चीज़ है वो आपकी ड्राफ्टिंग है कि आपने किस हद तक उसमें एक चीज़ को उसमें तहरीर करना है और किस तरीके से उसका एंड करना है। तो उन्वान में जो होता है उसके आगे जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की हमने मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है जिसका हमने स्टे लेना है, तो उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले एक जो आपके पास फर्द जायदाद होगा उसको देखने के बाद उसका खाता खतूनी और जितना भी उसका हिस्सा है, कोई बंदा इंटरप्ट कर रहा है उसको कि उसकी एक राइट को जो है वो उसकी ज़मीन मिसाल के तौर पे 1 कनाल बनती है और वो 1 कनाल से ज़्यादा पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे हम जाके उसको इस चीज़ से रोकने के लिए एक दावा दायर कर देते हैं। तो और अगर इन केस हमारी एक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर पहले से ही कब्जा हो चुका है, तो उसको हमने किस तरीके से तहरीर में लेके आना है और किस तरीके से हम उसमें फाइल करेंगे, ये चीज हमने ख्याल करना है। तो इसमें बेसिक जो चीज है वो ये स्ट्रक्चर है किसी भी प्लेट का। मिसाल के तौर पे कोई भी बिल्डिंग अगर कोई शख्स बना रहा है तो उसमें सबसे पहले जो चीज उसमें कंसिडर की जाती है वो उसका सबसे पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से डीपीसी जिसे कहा जाता है वो बनाया जाता है। तो इसके लिए प्लेट का पूरा स्ट्रक्चर वो बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जो हमारे पास जो क्लाइंट है उसको हमने किस तरीके से रिलीफ देना है। तो सबसे पहले तो हमें ये मुश्किलात आती है कि हम ये प्लेट जो है पहले, क्योंकि हमने एक ड्राफ्टिंग सीखी है, ड्राफ्टिंग इज समथिंग एल्स। तो ड्राफ्टिंग सीखने के बाद आपने उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कैसे करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको तकरीबन बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को आगे नए थोड़े से जो एडिशन है वो करने होते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो आपकी ड्राफ्टिंग ही है। जब आपको एक ड्राफ्टिंग आ जाती है और उसमें पूरी एक फाइलिंग आ जाती है कि उसमें इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो इसके लिए इसके ऊपर साथ नेक्स्ट किए जाएंगे, और उसके बाद जो सबसे पहले देखने वाली चीज होगी वो उसकी लिमिटेशन होगी। इसके लिए एक लिमिटेशन जो एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी और ज्यूरिसडिक्शन का जो सबसे, कि मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, आप लाहौर में रह रहे हैं और प्रॉपर्टी आपकी लाहौर में भी है और यहाँ पे किसी दूसरे शहर में भी है, तो आप उसमें देखते हैं कि आपको कहाँ पे वो चीज़ फाइल करनी है, तो वो क्लेम फाइल करनी है। तो ये चीज़ें जो है सबसे पहले जो देखने के लिए एज ए जो न्यू कमर है
ان کو دیکھنی ہوگی کہ اس کو کون سی عدالت میں اس نے وہ کلیم فائل کرنی ہے اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے اور کس طریقے سے وہ ڈرافٹ کرنا ہے کہ ان دا لانگ رن آپ اس کو ثابت کر سکیں. کیونکہ اگر آپ نئے وکیل ہیں اور آپ ایک چیز کو بالکل تیار ہی نہیں کرتے یا اس کا پورا پروسیجر نہیں پتا تو وہ آپ کے کلائنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور آپ کی پریکٹس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس جو لیگل اس کی ڈرافٹنگ ہے اور کس طریقے سے آپ اس پلیٹ کو ڈرافٹ کر کے اور اس کو عدالت میں لے کے جانا ہے اور پھر کس طریقے سے اس کو آرگیو کرنا ہے. اس کے پیچھے جو لا اس کو گورن کر رہا ہوگا وہ لا جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ کورٹ میں اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے تو اس لا کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیونکہ سٹارٹ جو ہے سٹارٹ کی وکالت کے اندر آپ کو ایک تو جج وہاں پہ آپ کا کیس ٹیک اپ کر رہا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی جو سب سے بڑی جو جج ہوگی وہ آپ کی آڈینس ہوگی جو آپ کو پیچھے سے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ سن رہی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کے پاس فلی لوڈڈ ہونا چاہیے آپ کو لا کے نالج کے بارے میں. تو ناظرین میرے جو جتنے بھی نیو کمر دوست ہیں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ جو مختصر ہے اور سمپل ورڈز میں جو چیز ہے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے یا آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے یا جو ہم نے خود جس طریقے سے لرن کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے نیو کمر لائر ہیں تو آپ مجھ سے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن بھی پوچھ سکتے ہیں. میں ہر دم آپ کو اس چیز کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں گا. اور یہ جو لیکچر ہے یہ صرف اور صرف لا شیئرنگ کی حد تک ہے. ہم بھی اسی طرح ہی سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کر کے ہی سیکھا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.